हेलो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं विद्युत। ये हमारी विद्युत की 5वीं क्लास है। ये क्लास हमारी आज की लास्ट क्लास होने वाली है। इससे हमारा विद्युत पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ठीक, तो देखो विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव हैं, देखो पहला है ऊष्मीय प्रभाव। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है, वो अपन को याद करना है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज करी थी किसने? जूल ने करी थी। बस, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने करी थी? जूल ने करी थी। ऊष्मीय प्रभाव क्या है? तो ऊष्मीय प्रभाव ये होता है कि कोई एक चालक तार होता है, एक तार है चालक तार, तो उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होएगी तो जो तार है ना वो गर्म हो जाएगा, उसमें ऊष्मा जनरेट हो जाएगी। बस यही ऊष्मीय प्रभाव है। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? ये कोई चालक तार है, इस तार में विद्युत धारा के प्रभाव होने के कारण कुछ ऊष्मा उत्पन्न होएगी, यानी ये गर्म होने लगेगा। तो ये जो प्रभाव है इसको कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। इसकी खोज करी थी जूल ने। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज करी थी जूल ने, और इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था ये वाला, कौन सा? H यहाँ क्या है? ऊष्मा है, हीट है। ठीक, H = I²RT। बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। H = I²RT। पावर जो होती है ना, शक्ति, उसका फॉर्मूला होता है I²R। तो ये I²R को जब यहाँ रखेंगे तो H आ जाएगा P/T, और H इसी से जो ओम का नियम होता है ना, V = IR। तो इनको जो कन्वर्ट करेंगे ना अपन, तो कन्वर्ट कर करके एक ये आ जाएगा H = V²/R/T, और एक आ जाएगा HVIT। H = VIT। तो ये हीट के ही फॉर्मूले हैं। बस हीट का ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला, ये फिर इनको आपस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक बात। तो ये था इसका ऊष्मीय प्रभाव। देखो ऊष्मीय प्रभाव में हम ये पहला उदाहरण पढ़ते हैं, विद्युत प्रेस। जो प्रेस होती है अपनी, वो तो विद्युत प्रेस में हम देखते हैं जो प्लेट होती है ना, उसकी नीचे वाली प्लेट, वो किसकी बनी होती है? अभ्रक की बनी होती है। जिससे हम प्रेस करते हैं, जो नीचे की जो वो होती है, नीचे की तली होती है, उसको, वो जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? अभ्रक की बनी होती है। ठीक, और जो उसके अंदर जो कुंडली होती है ना, वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं। नाइक्रोम के प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होते हैं। तो बस याद रखना कि विद्युत प्रेस में नाइक्रोम की कुंडली बनी होती है और अभ्रक की प्लेट बनी होती है। बस फिर आता है अपना हीटर। हीटर तो खूब अच्छी तरह से जानते होंगे। तो हीटर की जो बाहर की ओर जो जिस पे स्प्रिंग लगी होती है, जो नीचे होता है ना, वो चीनी मिट्टी की बनी हुई प्लेट होती है। वो प्लेट जो होती है वो किसकी बनी होती है? चीनी मिट्टी की। और बाकी जो कुंडली होती हैं, ये ऐसे 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 जो कुंडली लगी होती है हीटर में, वो बनी होती है नाइक्रोम की। तो विद्युत प्रेस हो, हीटर हो, उसमें किसकी बनी होती है कुंडली? नाइक्रोम की बनी होती है। बस दिमाग में ये डायरेक्ट याद रखना है। और जो चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, इसमें अभ्रक की प्लेट होती है। ठीक बात, ये दोनों याद कर लो, हीटर और विद्युत प्रेस। देखो तीसरा और महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका बल्ब। बस बल्ब, इस बल्ब जो होता है अपना लट्टू जिसे बोलते हैं, लट्टू बल्ब। तो इस बल्ब में ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। देखो सबसे पहले तो इस बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ना, अंदर फिलामेंट, ये पूछता है किस धातु का बना होता है। तो भाई साहब ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है W। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह होता है W। किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का जो गलनांक एग्जाम में पूछता है कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 के आसपास, लगभग समथिंग ये रहता है। टंगस्टन का ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है ना, गलनांक और प्रतिरोधकता उच्च होती है। इसका गलनांक उच्च होता है ताकि ये, इसका जो तापमान होता है, लट्टू के अंदर का जो तापमान होता है ना, अंदर का तापमान, वो लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक हो जाता है। लेकिन इसका जो गलनांक हो 3380 तक ये पहुंचता नहीं है, इसलिए टंगस्टन गलता नहीं है। इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं। और लट्टू के अंदर जो गैस भरी जाती है ना, वो नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन और आर्गन, आर्गन एक अक्रिय गैस है, याद रखना, अक्रिय गैस। तो क्वेश्चन पूछता है लट्टू के अंदर कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन अक्रिय गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस भी इसके अंदर भरते हैं। तो देखो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, तो 4-5 सवाल बन गए लट्टू से। तो इम्पोर्टेंट
लट्टू क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। देखो दूसरा जो प्रभाव है वो है चुंबकीय प्रभाव। कैसा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो बस इसमें हमको याद रखना है चुंबकीय प्रभाव की जो खोज करी थी H.C. ओरेस्टेड ने करी थी। ठीक, H.C. ओरेस्टेड ने करी थी किसकी, चुंबकीय प्रभाव की खोज। इसमें गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और विद्युत घंटी इसके उदाहरण आते हैं। बस इतना सा याद रखना है, ओरेस्टेड ने करी थी। तीसरा आता है रासायनिक प्रभाव की। तो रासायनिक प्रभाव की खोज करी थी माइकल फैराडे ने। रासायनिक प्रभाव की खोज करी थी माइकल फैराडे ने। ठीक बात। तो विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। एक विलयन होता है, द्रव होता है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है तो उसको विद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में जो धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। किसके कारण, आयन के कारण। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। तो ये 3 प्रभाव थे जो हमने पढ़े थे। ठीक बात। हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या देखने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर। जो हमारे गांव के बाहर जो लगा रहता है, जहाँ से हमारे लाइट आती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वो क्या काम करता है, तो उसका जो मेन फंक्शन होता है वोल्टेज को परिवर्तित करता है। अगर उच्च वोल्टेज आ रहा है तो उसको डाउन करेगा, निम्न में बदलेगा, और निम्न वोल्टेज आ रहा है तो उसको उच्च में बदलेगा, यानी उच्च को निम्न और निम्न को उच्च। वोल्टेज परिवर्तन का कार्य होता है ट्रांसफॉर्मर का। दूसरा ये है कि AC पर कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट। किस पर कार्य करता है, अल्टरनेटिंग करंट AC पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सवाल पूछता है एग्जाम में कि ट्रांसफॉर्मर किस किस पर कार्य करता है, AC पर करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर भी कार्य करता है। एक और बात, शक्ति और आवृत्ति जो होती है ना, शक्ति और आवृत्ति वो नहीं बदलती हैं इससे, सिर्फ वोल्टेज परिवर्तित करता है उसकी शक्ति को या उसकी आवृत्ति को। जैसे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो हमारे लाइट आती है 50 हर्ट्ज होती है AC की, तो उसको नहीं बदलता है, वो फिक्स है 50 हर्ट्ज होगी। तो शक्ति और आवृत्ति नहीं बदलती है, बदलता क्या है, वोल्टेज। सिर्फ वोल्टेज बदलता है ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में अगर DC सप्लाई दी जाती है, ट्रांसफॉर्मर AC पे कार्य करता है, लेकिन अगर हमने गलती से DC सप्लाई दे दी तो उसकी जो बाइंडिंग है वो जल जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूक गई, ट्रांसफॉर्मर फूक गई। और उसकी जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है ना, वो सिलिकॉन की बनी होती है, और जो कुंडली है वो कॉपर की बनी होती है। बस 2 पॉइंट याद करो, क्या, ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, और ट्रांसफार्मर की कुंडली किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की कुंडली कॉपर की और कोर बनी होती है सिलिकॉन की। देखो ट्रांसफार्मर 2 तरह से देखते हैं ट्रांसफार्मर को। एक तो होता है ऊंचाई और एक होता है अपचाई। ऊंचाई बोले तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलता है। स्टेप डाउन, देखो नाम से लिखा है डाउन, तो डाउन करेगा, उच्च को लो में बदलेगा। इसमें लिखा है अप, तो क्या बदल रहा है, अप में बदल रहा है। इसमें लिखा है डाउन, तो क्या कर रहा है, लो में बदल रहा है। ठीक, जो स्टेप अप जो होता है इसमें द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है, स्टेप डाउन में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है। ट्रांसफॉर्मर की जो शक्ति होती है उसको किलोवाट में नापते हैं। ट्रांसफॉर्मर की शक्ति किस में नापते हैं, किलोवाट में नापते हैं। ट्रांसफॉर्मर जो है अन्योन प्रेरण के कार्य पर करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर भी। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो स्व प्रेरण पर। ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण पर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्व प्रेरण पर कार्य करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का ये एक फॉर्मूला होता है जो आपस में ये फेरों की संख्या, ये वोल्टेज, ये धारा निकालने के लिए होता है। NS/NP, NS/NP, VS/VP, IP/IS। तो जो N का मतलब होता है फेरों की संख्या, और S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी। अब देखो I मतलब धारा, P मतलब प्राइमरी, तो पहली में धारा, सेकंड में धारा, तो ये इनके बारे में दिया गया है। तो ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। अब हम देखते हैं सेल और बैटरी। तो देखो सेल और बैटरी जो होती है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक होती है विद्युत मोटर, ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल कर।
अब होता है विद्युत जनरेटर। जनरेटर का नाम सुना है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो जनरेटर होता है वो किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। देखो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है ना, ये है क्या? देखो इसने 2 नियम दिए थे। कितने? 2 नियम। पहला नियम दिया था जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक बात। विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है? बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर। पहला नियम था ये। दूसरा नियम था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो यहाँ से उत्पन्न हुआ है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, और उस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो एक तरह से ये विद्युत वाहक बल की परिभाषा को निरूपित करता है, ये उसके सूत्र को निरूपित करता है। क्या? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। देखो हमारे घरों में जो विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है, जैसे हम किलोवाट घंटा बोलते हैं या क्या बोलते हैं? यूनिट। भाई कितने यूनिट का कितनी यूनिट आई हैं, तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल शक्ति गुणा कुल समय बटे 1000। देखो कुल शक्ति क्या होती है? P इजिकल्स टू होता है VI होता है, हमने पढ़ा है P इजिकल्स टू VI होता है, तो उसकी जगह लिख दिया हमने P बराबर VI और समय को लिख दिया T। VIT बटे 1000, VIT बटे 1000, ये क्या आ गई? हमारी यूनिट आ गई। तो आज के बाद कभी यूनिट पूछ ले या किलोवाट घंटा पूछ ले तो वो क्या आ जाएगी? VIT बटे 1000 कर देगी। अब देखो जो तार होते हैं तार, उनके रंग क्या डिसाइड करते हैं? तो देखो रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू जो कलर होता है वो फेज का वायर होता है। रेड, येलो और ब्लू फेज का होता है, और जो ग्रीन होता है वो अर्थिंग का होता है, भूसंपर्क होता है, और ब्लैक को बोलते हैं न्यूट्रल। ब्लैक को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक बात। तो ये जो कलर हैं टायर वायर के जो कलर हैं वो भी याद रखना है। देखो विद्युत धारा में किरचॉफ ने भी अपने 2 नियम दिए थे। विद्युत धारा में किरचॉफ ने अपने 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो दिया था ना किरचॉफ ने, वो ये दिया था कि कोई संधि बिंदु है, ये संधि बिंदु, इस पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। पहला नियम दिया था ये। दूसरा नियम दिया था कि कोई बंद परिपथ है तो उस बंद परिपथ में धाराओं और उनके जो संगत प्रतिरोध है उनका गुणनफल उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के समानुपाती होता है। समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E। ठीक, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद करना है। देखो पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण पर कार्य करता है। किरचॉफ का पहला नियम किसमें? विद्युत में। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर कार्य करता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। पहला नियम आवेश संरक्षण पर, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। आ गई बात समझ में? बस ज़्यादा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता।